7 का मतलब है इन सातों के अलावा कोई और शेप पॉसिबल ही नहीं है। अब किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए सर ऐसा करें, ये वाली साइड ऐसे कर दें, ये वाली साइड ऐसे कर दें और एंगल हम ये बना दें, वो शेप ही नहीं बन पाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज घर बैठकर ये कोशिश करके देख रहे हैं आप कि मैं एक ट्रायंगल बना दूं जिसके तीनों एंगल में 180 से ज्यादा कर दूं या 180 से कम कर दूं, एक पॉइंट कम नहीं कर सकेंगे आप, है ना, 179 ही हो जाए, नामुमकिन। ये है ज्योमेट्री। तो इसलिए अब ये जो 7 शेप्स है ना, इनसे हटकर 8वां नहीं बन सकता। जितने पॉसिबल शेप है बस वो यही है। देखिए अब ये हो गया। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है, हमने कहा हो गया। अब ये हो सकता है कि दो साइड्स बराबर हों और एक डिफरेंट हो, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो 2 साइड्स इक्वल 1 डिफरेंट। अलबत्ता एंगल वही है, एंगल नहीं तब्दील हो रहे, तीनों एंगल स्टिल 90 डिग्री। तो आपको शो करना है वन ऑफ द साइड इज डिफरेंट बट द एंगल्स आर स्टिल 90। तो अब ये डब्बा ऐसे हो सकता है। वाज़ेह तौर पर आपको नजर आएगा कि जो हाइट वाली साइड है वो मैंने लेंथ और ब्रेड्थ के मुकाबले में बड़ी कर दी है। लेंथ और ब्रेड्थ आपको तकरीबन एक जैसी लग रही होंगी और हाइट उनके मुकाबले में वाज़ेह तौर पर ज्यादा है। स्ट्रेट शेप है तो एंगल्स आर स्टिल 90। कौन ऐसे शेप बनाता है? एक केमिकल है स्टेनिक ऑक्साइड, व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसके आगे खास तौर पर इसका कलर भी मेंशन करते हैं। और बेरियम सल्फेट BaSO4 will pour water of crystallization। अब तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक। नाम जितना फेमिलियर रहेगा वो इसी कंटिन्यूएशन में आ रहा है, थोड़ा सा सिस्टम बनता है। अब हम कहते हैं कि आप कोई साइड भी इक्वल ना करें, तीनों साइड अलग होंगी लेंथ के एतबार से, बट एंगल्स आर स्टिल 90। तो ऐसा ही बॉक्स यूं बनाइए कि वाज़ेह तौर पे लगे कि आपने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को डिफरेंट बनाया है। इसकी एग्जाम्पल में है फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट। ये पहले 3 शेप्स में एक छोटा सा सिस्टमैटिक हिसाब है कि तीनों में एंगल्स को हमने नहीं चेंज किया, वो सारे 90। साइड्स को तीनों पॉसिबल अंदाज कर दिए, तीनों बराबर हो, दो बराबर हो, एक भी बराबर हो। चौथा है रोम्बोहेड्रल सिस्टम, जिसको हम ट्राइगोनल सिस्टम भी कहते हैं।
और ये है ए बी और सी फिर से बराबर हो गए। अब एंगल चेंज करना है, तो ये क्यूबिकल से बहुत मिलता जुलता है क्योंकि इसमें तीनों साइड्स बराबर है, तीनों एंगल्स भी बराबर है, मगर वो 90 के बराबर नहीं है। नाउ दे आर अदर देन 90। तो यहाँ एंगल्स की वैल्यू जो है वो 90 और 120 के बीच में, मगर जो भी होगी तीनों की वही होगी। यानी मिसाल के तौर पर एक रोम्बोहेड्रल शेप बना, तीनों साइड बराबर है और एंगल जो है अल्फा बीटा गामा तीनों 100 100 100 या तीनों 105 105 105 है, या तीनों 95 95 95 है, तो जो भी वैल्यू होगी वो 90 से ज्यादा और 120 से कम होगी। तो अब क्योंकि एंगल 90 नहीं है, साइड्स बराबर हैं, तो अब वो जो बॉक्स हमने बनाया है, हम ये शो करने के लिए कि वो 90 का एंगल नहीं है, तो थोड़ा सा टेढ़ा बना है, मुश्किल है। और इसकी एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट और कैल्साइट। कैल्साइट है कैल्शियम कार्बोनेट। एक और चीज आप यहाँ नोट कर सकते हैं, KNO3 ऑर्थोरॉम्बिक में भी था, KNO3 यहाँ भी है, इसका मतलब है KNO3 इज पॉलीमॉर्फस, पॉलीमॉर्फ हो गया। ये हो गए 4। हेक्सागोनल, दो साइड्स बराबर हैं, एक साइड बराबर नहीं है, दो एंगल 90 डिग्री के हैं और वो जो साइड इक्वल नहीं है उसका एंगल 120 है। ग्रेफाइट, स्नो फ्लेक्स, बर्फ के गोले हैं, बर्फबारी में गिरते हैं, उनकी शेप्स ऐसे होते हैं, और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज इज SiO2। ये जरा हटकर है थोड़ी सी डायग्राम, हेक्सा का मतलब ये इसके 6 कोने हैं। जरा देखें, अगर आप ऐसी बना लें, अगर जरूरत तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये बना, एक 6 कॉर्नर शक्ल बनाई, ऐसी ही 6 कॉर्नर शक्ल इस पर ओवरलैप करके बना, दो हेक्सागोनल ओवरलैप हो गए, इनके एजेस मिला रहे हैं। ये है हेक्सागोनल।
क्या कहलाता है मोनोक्लिनिक। All sides are unequal. Alpha and gamma is equals to 90 degree and beta is not equals to 90. Copper sulfate and sodium carbonate. और अब ये जिस किस्म की डिस्क्रिप्शन है इसे रफली भी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई एंगल आप बराबर नहीं कर सकते, दो एंगल बराबर करेंगे एक बराबर नहीं कर सकते और कोई साइड बराबर नहीं कर सकते। जैसे अब तक हम कुछ कुछ बेहतर बन रही थी लेकिन बहरहाल And finally the last one is triclinic system और ये क्यूबिकल का एग्जैक्टली रिवर्स है। क्यूबिकल में हर चीज इक्वल थी और 90 डिग्री के बराबर एंगल थे। अब यहाँ तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, तीनों एंगल्स आपस में भी नहीं मिलेंगे और 90 डिग्री से भी नहीं मिलेंगे। कॉपर सल्फेट इसकी भी एग्जाम्पल है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट भी दो दफा आ गया तो ये भी पॉलीमॉर्फ है। एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक दोनों में हम एक बहुत ही कहिए कि रफ सा स्केच बनाते हैं क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि इस टेढ़ी मेढ़ी सी डिस्क्रिप्शन को बोर्ड पर बनाया जा सके। पहले 5 तो फिर थोड़ा बहुत बात बन जाती है इसमें। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, मुझे सातों शेप्स में 3 बातें बताओ। नाम, सेल डायमेंशन, सेल डायमेंशन का मतलब है वैल्यू ऑफ एबीसी एंड अल्फा बीटा गामा एंड एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन आता है तो इस तरह आता है कि वो स्ट्रक्चर्स के नाम लिखते हैं और आपसे कहते हैं गिव देयर सेल डायमेंशन विद एग्जांपल। यानी इस तरह सवाल आ जाएगा कि आपको 4 नाम दे दिए, क्यूबिकल, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इन चारों के सेल डायमेंशन विद एग्जांपल। 4 मार्क्स का सवाल। और अगर ये सवाल नहीं आया तो लाजमी तौर पर एक एमसीक्यू जरूर इससे रेलेवेंट आएगा जिसमें या तो हम सेल डायमेंशन देकर पूछेंगे इसका नाम क्या है या नाम देकर पूछेंगे इसकी सेल डायमेंशन। एग्जाम्पल देकर पूछेंगे ये इसका शेप क्या होता है या शेप देकर पूछेंगे इसकी एग्जाम्पल कौन सी है। तो ये किसी भी तरह डॉजिंग तरीके से पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल। तो अभी देखा जाए जब हमने सॉलिड शुरू किया राइट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड हमने यही क्रिस्टल्स को ही मुख्तलिफ डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। इनकी टाइप्स आयनिक, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉलीमॉर्फ और आइसोमॉर्फ हो सकते हैं।
और फिर ये स्ट्रक्चर्स। तो अब इस तरह ये सॉलिड की बातें हो गई। तो अब सॉलिड के स्ट्रक्चर के सॉलिड के टॉपिक के एंड में इस तरह लिक्विड एंड हुआ था बॉइलिंग पॉइंट पर, तो सॉलिड एंड होगा मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट का मामला फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये बॉइलिंग पॉइंट में तो हमें याद है कि हमने उसे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट किया था। मेल्टिंग पॉइंट में हम ऐसा कुछ नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन के वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बना जाए, तो हम इसे यूं भी कहते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स में इक्विलिब्रियम होता है या दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं। जरा सा गर्म कर दें तो सारा सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, ठंडा कर दें तो वो लिक्विड फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये अब सॉलिड सेक्शन की आखिरी बात है। melting point, temperature at which solid melt and convert into liquid state is called melting point. या temperature at which both liquid and solid states coexist. Called melting point. तो ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन हुई, फैक्टर्स ऑन विच melting point depends. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों किसी भी चीज की प्योरिटी को मालूम करने का सबसे सिंपल तरीका। अगर हमारे पास एक लिक्विड आ गया, हमने कहा साबित कीजिए ये खालिस पानी है, प्योर वाटर है और इसमें कोई चीज मिली हुई नहीं है, तो जो सबसे सिंपल तरीका है ये मालूम करने का वो ये है कि आप उस पानी को बॉईल कीजिए। हमें पता है पानी का स्टैंडर्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 है, अगर वो एग्जैक्ट 100 पे बॉईल हुआ इसका मतलब वो प्योर है। अगर उसमें मिलावट होगी तो उस मिलावट की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज है। सेम इसी तरह अगर हम आपको कोई सॉलिड दें और टास्क ये हो के पता लगाइए ये प्योर है या नहीं है, तो आप उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। अगर वो अपने स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट हुआ तो वो प्योर था, अगर वो इसके अलावा हुआ तो इसका मतलब है उसमें इम्प्योरिटी है। सॉलिड वाले मामले में अलबत्ता एक बड़ा अच्छा हिसाब है। अगर कोई भी सॉलिड इम्प्योर होगा, उसमें कोई भी चीज मिली हुई होगी, इम्प्योरिटी होगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट में तो दोनों बातें हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी की वजह से हमेशा कम होता है। तो इसलिए ये पहला फैक्टर है
impurity. Melting point of solid decreases due to the presence of impurities. अच्छा, दूसरा फैक्टर है प्रेशर। जैसे लिक्विड में भी था, लिक्विड पर जो एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, अगर वो बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वो कम हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सॉलिडरी प्रेशर बढ़ा दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए, कम कर दीजिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए। कितना सीधा हो गया, हमें अच्छा नहीं लगा, ऐसे सीधा सीधा मामला कैसे हो गया। अब इसमें विलन ले आए और उस विलन ने हमसे ये कहा कि सॉलिड दो तरह के हैं। एक जो हमारे फैक्ट पर बिल्कुल सीधे सीधे अमल कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ा दो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर कम कर दो मेल्टिंग, ये है नॉर्मल सॉलिड्स। लेकिन एक ग्रुप है सॉलिड्स का जो थोड़ा एबनॉर्मल है, वो उल्टा बिहेव करता है। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए हमें दोनों लिखने पड़ेंगे। हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे फॉर वन ग्रुप ऑफ सॉलिड्स द मेल्टिंग पॉइंट एंड प्रेशर आर डायरेक्टली रिलेटेड। प्रेशर बढ़ाएं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर कम करें मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। एंड फॉर अनदर ग्रुप ऑफ सॉलिड इट इज इनवर्सली रिलेटेड। प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम, प्रेशर कम करने से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो वो जो इनवर्सली रिलेटेड वाले हैं वो तादाद में बहुत कम है, और इस उनको एबनॉर्मल इसलिए कहा गया है कि उनकी बाकी खूबियां भी नॉर्मल से हटकर है। उन सॉलिड्स की एक बड़ी जबरदस्त निशानी है, और वो निशानी ये है कि अगर आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो एक्सपेंड होती है। ये जो सॉलिड हैं जिनका प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे से इनवर्स रिलेटेड है, इनकी खूबी ये है कि इन्हें जब आप गर्म करते हैं तो ये एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए हमने इनको एब्नॉर्मल कहा है। तो आइए जरा पहले लिखते हैं बात। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब ये बहुत ही कम है तो इनका तस्करा क्यों कर रहे हैं? हम वो बिहेवियर लिखें जो मेजॉरिटी सॉलिड का है, माइनॉरिटी के पीछे क्यों पड़े जो दो चार है, हमारे बोले उसमें गड़बड़ है बड़ी जबरदस्त। वो देखें वो क्या है, क्यों इनका तस्करा करना पड़ा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के दो हिस्से हुए, फॉर सॉलिड्स expand on melting, increase in pressure, increase their melting point, and decrease in pressure, decrease their melting point. So this is normal and expected behavior. लिक्विड्स की वजह से हमें अंदाजा हो गया कि प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो यही है। प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। तो दिस इज नॉर्मल। ज्यादातर सॉलिड यही करते हैं। तो इनके ऊपर निशानी भी क्या लगाई, फॉर सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग। मेल्टिंग गर्म करके ही होगी ना, तो गर्म करने में चीजें एक्सपेंड होती हैं। तो दिस इज नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन एक माइनर ग्रुप बिल्कुल अपोजिट है, वो है फॉर सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, इंक्रीज
in pressure decrease their melting point and decrease in pressure increase their melting point। अब ये जो नंबर 2 में जिन सॉलिड्स का तस्करा किया गया है, जो हैरत अंगेज तौर पर मेल्ट होने पर, गर्म करने पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक ये है नॉर्मल बात, और फिर उनका इफेक्ट भी प्रेशर के साथ उनके मेल्टिंग पॉइंट का उल्टा है। तो दो क्वेश्चन है, ये है कौन और ऐसा क्यों कर रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट है कौन, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं बहुत थोड़े से, तो बहुत थोड़े से तो हमें तस्करा क्यों करें, एक्सेप्शन है क्यों डील करें। सिर्फ इसलिए इनका तस्करा करना पड़ा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड है वो इसमें आता है, और वो है आइस, बर्फ, यानी कि पानी। कंपाउंड्स में जो कंपाउंड दुनिया में सबसे अबंडेंट है, सबसे ज्यादा मिलता है, वो पानी है। अगर ये पानी ही गद्दारी कर रहा है तो उसका भी तस्करा करना पड़ेगा। तो ये गद्दारी क्या है, ये अब आपको याद आएगा जब मैं नाम दूंगा। ये है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। 9th की केमिस्ट्री में पढ़ी है, मैट्रिक की फिजिक्स में भी पढ़ी है, और इस साल भी हम चैप्टर 4 में बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। पानी का बिहेवियर, या यूं कहिए बर्फ का बिहेवियर, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर बड़ा अजीब सा है। जब हम बर्फ को मेल्ट करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जैसे होना चाहिए, जो भी चीज मेल्ट होती है गर्म करने पे मेल्ट होती है ना, तो उसे एक्सपेंड होना चाहिए, मगर बर्फ मेल्ट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होती है। पानी का जो बिहेवियर है 0 से 4 डिग्री के बीच में एबनॉर्मल है। 0 से 4 डिग्री के बीच में अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठंडा कर रहे हैं तो एक्सपेंड हो रहा है। इसे हम एनॉमलस बिहेवियर कहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से बर्फ या पानी के मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का इम्पैक्ट अपोजिट है। तो अगर हम बर्फ के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसका मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और अगर प्रेशर हटा देंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये तस्करा चूंकि यहाँ करना जरूरी था, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। बाकी एनॉमलस एक्सपेंशन क्यों, कैसे, उसकी सारी तफसील हम बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी अभी हमें जरूरत नहीं। तो ये आखिरी बात हो गई मेल्टिंग पॉइंट विद द 2 फैक्टर्स चैप्टर में। अब एक डेफिनेशन बस पढ़नी है लेटेंट हीट की, छोटी सी, और अब इंशाल्लाह अगली दफा हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये सबसे बड़ा चैप्टर इज इक्वल टू 3 चैप्टर्स। ये बार बार